लीला की बेतकल्लुफी से मुझे खौफ आने लगा था कि खामखा किसी मुश्किल में न फंस जाऊं, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया, बस वो मेरे साथ थोड़ा सा अच्छा वक्त गुजारना चाहती थी। फिर मैंने भी सोचा कि चलो इस तरह सिनेमा हॉल में कम से कम 3 घंटे तो गुजर जाएंगे। मैं उसके साथ हो लिया। लीला ने बॉक्स के 2 टिकट लिए और हम 2 सीटर बॉक्स में आकर बैठ गए। फिल्म शुरू हुई तो लीला ने प्यार मोहब्बत की बातें शुरू कर दी। मुझे उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी जैकेट की अंदरूनी जेब में जो रिवॉल्वर था, मैं नहीं चाहता था कि लीला का हाथ उस तक पहुंचे, मगर बंबई शहर के सिनेमाओं के बॉक्स इस मामले में काफी बेबाक साबित हो रहे थे। फिर भी मैंने अपने रिवॉल्वर के राज को मुनकशिफ होने से बचा लिया। फिल्म खत्म हुई, हम बाहर निकले तो शाम हो रही थी। सिनेमा की बिल्डिंग और फुटपाथ पर नियॉन साइंस की रोशनियां बिखरी हुई थी। लीला मेरे साथ लगकर चल रही थी। हम किसी खाली टैक्सी के इंतजार में फुटपाथ के किनारे खड़े थे कि 2 आदमी जो शक्ल सूरत से ही बदमाश लगते थे, करीब आकर लीला को हवस आलूद आंखों से देखने लगे। मैं खामोश रहा। इतने में एक गुंडे ने आवाज दी। लीला ने उसे झाड़ पिलाई तो उसने आगे बढ़कर उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फौहश गाली दी। मैंने लपक कर गुंडे की गर्दन पर हाथ मारा तो वो गिर पड़ा, लेकिन उसके साथी ने चाकू निकाल लिया और मुझ पर हमलावर हुआ। अब मैं रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर हो गया। मैंने जैकेट में से रिवॉल्वर निकाला ही था कि फर्श पर गिरा हुआ गुंडा भी चाकू निकाल कर मेरी तरफ लपका। मैंने फायर कर दिया। गोली दूसरे गुंडे की छाती में जाकर लगी। खून का फवारा उबल पड़ा। वो गिरा और दूसरा गुंडा भाग गया। लीला चीख मारकर सिनेमा हॉल की तरफ दौड़ी। मैं अकेला रह गया। लोग मुझे पकड़ने के लिए दौड़े तो मैंने हवा में 2 फायर किए। लोग पीछे को गिरे। मैं एक तरफ उठकर दौड़ा। लोग मेरे पीछे शोर मचाते भागे आ रहे थे। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आया तो यहाँ भी लोग मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ लपके। मैंने जहाँ 1-2 और फायर किए, वहाँ एक अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक रुक गई। सिपाही सीटियां बजाने लगे। मैंने एक टैक्सी खड़ी देखी, पिस्तौल दिखाकर ड्राइवर को बाहर निकाला और खुद उसे स्टार्ट करके एक तरफ को भाग खड़ा हुआ। मैं तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ निकल गया। वहां से लिविंगस्टन रोड पर आ गया, जहां एक जगह गाड़ी खड़ी कर दी और चुपके से निकलकर एक तरफ रवाना हो गया। 2-3 बाजार घूमकर मैंने एक टैक्सी पकड़ी और उसे पीला हाउस की तरफ चलने को कहा। पीला हाउस से एक चौक पीछे ही मैंने टैक्सी छोड़ दी और जहां से 2-3 गुंजान बाजारों में से गुजरता हुआ चरनी रोड पर निकल आया। शुरू रात की हल्की रोशनियों और अंधेरों में चलता हुआ मैं हकीम साहब के मतब में आया तो देखा कि वो अकेले बैठे टेबल लैंप की रोशनी में किसी किताब की वर्करदानी कर रहे थे। मेरे चेहरे ही से उन्होंने मेरे अंदर की घबराहट को भांप लिया। मुझे कोठी में जाने का इशारा किया और खुद भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। बोले, तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे, तुम्हें कल शाम को आने का कहा था। उन्होंने मुझे किसी कदर डांटते हुए कहा। मैंने उन्हें सूरत हाल बताई तो अपनी गुस्सीली आवाज में बोले, तुम आवारा लड़कियों के पीछे हमारे मिशन को तबाह करने पर तुले हुए हो। मुझे हेडक्वार्टर में तुम्हारी शिकायत करनी होगी। मैंने कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, लेकिन ये सब कुछ एक इत्तेफाक से हुआ। हकीम साहब बोले, मुझे अफसोस है, ये बात तुम्हारे रिकॉर्ड में आ जाएगी। बहरहाल मैं तुम्हें टेंची और सेफ्टी रेजर लाए देता हूँ और जितनी जल्दी हो सके अपना सिखों वाला हुलिया बदल डालो। वो दरवाजा बंद करके चले गए। चंद लम्हों के बाद उन्होंने मुझे टेंची और शेविंग का सामान ला कर दिया। मैं गुस्ल खाने में घुस गया। जल्दी जल्दी पगड़ी उतार कर सर के बाल काटे, दाढ़ी मूंढी और फिर से क्लीन शेव नौजवान बन गया। हकीम साहब ने मेरे कपड़े खुद कैंची से रेजा रेजा कर दिए। मुझे पहनने को नई पतलून और पुरानी जैकेट दी गई और कहा, अब तुम कल तक इस कोठरी में बंद रहना। कल शाम को मेरा एजेंट आकर जो इत्तला देगा उसके मुताबिक अगला प्रोग्राम तैयार होगा कि तुम्हें क्या करना है। सारी रात और कल का सारा दिन मैं कोठरी में बंद रहा। दूसरे दिन के अखबारों में मेट्रो सिनेमा के बाहर शहर के एक गुंडे के कत्ल की खबर चौखटे में छपी थी। खबर में यह भी लिखा था कि फायरिंग के बाद कातिल और उसकी साथी औरत दोनों फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लीला के फरार का पढ़कर मुझे खुशी हुई। इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं था। अगर पकड़ ली जाती तो उसके खानदान पर एक नई मुसीबत टूट पड़ती। दूसरा दिन भी गुजर गया। शाम को हकीम साहब का खास एजेंट इत्तलात लेकर आ गया। रात को मतब बंद करने के बाद हकीम साहब मेरे पास कोठरी में आ गए। वो मेरे लिए खाना भी लाए थे। मैं खाना खाने लगा। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी नौरीन की निशानदही नहीं हो सकी। अपना एजेंट सिर्फ इतनी खबर लाया है कि भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उन दोनों को अहमदाबाद से 80 मील दूर एक कस्बे रखेलपुर से 1.5 कोस दूर एक पुराने किले में रखा हुआ है, जहां पूना रेजिमेंट की एक कंपनी पहरा दे रही है। मुंह अंधेरे हमारा एजेंट पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में जीप लेकर आएगा। तुम्हें उसके साथ सूरत शहर जाना होगा, जो यहाँ से 250 किलोमीटर के फासले पर है। सूरत में वो तुम्हें हमारे एक और आदमी के हवाले कर देगा। वो तुम्हें अपनी निगरानी में अहमदाबाद और फिर वहां से कस्बा रखेलपुर तक पहुंचाएगा। रखेलपुर में तुम्हें क्या करना होगा, ये वो आदमी तुम्हें सब कुछ समझा देगा। एक बात याद रखना, तुम्हारा मिशन एक अहम तरीन कौमी मिशन है। अगर अब तुमने कोई ऐसी गलती की तो तुम जिंदा बचकर पाकिस्तान नहीं जा सकोगे। अपना रिवॉल्वर मुझे दे दो और अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। खाना खाने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। आधी रात के बाद जाकर कहीं आंख लगी। मुंह अंधेरे मुझे हकीम साहब ने जगा दिया। उन्होंने मुझे 1000 रुपए देते हुए कहा, इन्हें अपने पास रखना। अब तुम्हारा नाम अहमद भाई है। बचपन में ही तुम्हारे माँ बाप मर गए थे।
तुम्हारा कोई बहन भाई नहीं, तुम रखेलपुर में नौकरी की तलाश में आए हो। ये मंसूबा तुम्हारे लिए इसलिए बनाया गया है कि तुम गुजराती जबान रवानी से बोल लेते हो। रखेलपुर में रहकर तुम्हें जो कुछ करना होगा वो हमारा सूरत शहर वाला एजेंट तुम्हें समझाएगा। अब तैयार हो जाओ, जीप आ गई है। हकीम साहब मुझे ड्यूटी में ले आए। यहाँ पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में दुबला पतला आदमी खड़ा था। हकीम साहब ने मुझे उससे मिलाया और कहा, इंस्पेक्टर साहब आपका शुक्रिया, बस इस यतीम बच्चे को सूरत पहुंचा दें, वहाँ कोई काम दाम करेगा, जहाँ तो बेकार फिरता है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र न करें हकीम साहब, मैं उधर ही जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर ने मुझे अपनी जीप में बैठने को कहा और जीप रवाना हो गई। जीप सारी रात सड़क पर चलती रही। रास्ते में सिर्फ एक जगह रुककर हमने एक चाय खाने में चाय का एक कप पिया। एक जगह पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका तो पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर सिपाही सैल्यूट मारकर अलग हट गए। सुबह जीप एक छोटे से शहर में पहुंची जिसका अब नाम मुझे याद नहीं रहा। हमने नाश्ता किया। पुलिस इंस्पेक्टर की हर जगह आवभगत होती रही। किसी को भी खबर नहीं थी कि ये शख्स हमारा खुफिया एजेंट है। ताज्जुब की बात है कि उस शख्स ने रास्ते में भी मुझसे मिशन के बारे में एक बात तक न की, बस इधर उधर की बातें करता रहा। दोपहर से कुछ पहले हम सौराष्ट्र के दूसरे बड़े शहर सूरत पहुंच गए, जो एक पुरानी बंदरगाह भी थी। बहुत बड़ा और बारौनक शहर था। पुलिस इंस्पेक्टर मुझे शहर से बाहर मजाफात में बने हुए एक क्वार्टर में ले गया, जहाँ 2-3 पुरानी खटारा कारें बाहर खड़ी थी। क्वार्टर के सहन में एक मजबूत जिस्म का आदमी तमीज और मैली सी पतलून पहने एक इंजन की मुरम्मत कर रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर उसने सलाम किया और अपने शागिर्द से कहा, जाकर बाजार से खाने को मछली ले आए। जब लड़का चला गया तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे कहा, दादा हकीम साहब ने इसे भेजा है, बाकी तुमको सब कुछ मालूम है। वो आदमी जिसका नाम दादा था या उसका लकब था बोला, कोई बात नहीं, इसका नाम अहमद भाई है ना? हाँ, अब तुम जानो तुम्हारा काम। हम चारपाइयों पर बैठ गए। शागिर्द मछली और रोटियां लेकर आ गया। हमने डट कर खाना खाया। उसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर जीप में बैठकर वापस रवाना हो गया। दादा बोला, अहमद भाई रात को गाड़ी से अहमदाबाद चलेंगे, तुम बेशक अंदर जाकर आराम करो। मैंने कोई सवाल न किया क्योंकि सबको मालूम था कि किसको क्या करना है। मैं शाम तक सोता रहा। रात का खाना मैंने दादा के साथ मिलकर खाया। फिर उसने चाय बनाकर मुझे दी और खुद भी एक प्याली लेकर मेरे सामने बैठ गया। उस वक्त वहां सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं था। दादा कहने लगा, मैं तुम्हें रखेलपुर ले जाकर फिरोज भाई से मिलवाऊंगा। वो मेरा चचा है और रखेलपुर में उसकी अपनी छोटी सी जमींदारी है। वो मेरे बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता कि मैं उसका भतीजा हूँ और सूरत शहर में मोटर मैकेनिक हूँ और अकेले रहता हूँ। तुम भी इससे हरगिज अपने मिशन के बारे में कभी कोई बात न करना। मैंने कहा, मुझे क्या करना होगा वहाँ? दादा बोला, वही अब बताने लगा हूँ। मेरा चचा फिरोज भाई तुम्हें रखेलपुर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में किसी किस्म की छोटी मोटी नौकरी दिलवा देगा। तुम्हें वहाँ रहने को एक कोठरी भी मेरे चचा की हवेली में मिल जाएगी। कस्बे का वही एक डाक खाना है। वहाँ से हफ्ते में 2 बार उसी पुराने पले को डाक जाती है जहाँ हमारी इत्तला के मुताबिक पूना रेजिमेंट की कंपनी मुकीम है और जिसने डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को वहाँ छुपा रखा है। कोशिश की जाएगी कि उस हरकारे की नौकरी ही तुम्हें मिल जाए। उससे आगे तुम्हें खुद सुराग रसानी करके डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी का पता चलाना है और फिर उन्हें वहां से निकाल कर जहां मेरे क्वार्टर में ले आना है। ये काम अब तुम्हारी महारत, वतन परस्ती, बहादुरी और दानिशमंदी पर मुश्तमिल है। वहां जाकर क्या सूरत हाल हो मुझे उसका इल्म नहीं है। बहरहाल तुम्हें हर सूरत हाल में इंतहाई होशियारी से काम करना होगा और चाहे तुम्हें वहां दर्जन भर भी खून करने पड़े, तुम्हें डॉक्टर फरीदी और उसकी बेटी को वहां से निकाल लाना है। वो पाकिस्तान का विरसा और सरमाया है। हम रात को गाड़ी से अहमदाबाद रवाना हो गए। सूरत से अहमदाबाद का फासला 200-300 किलोमीटर है। ट्रेन भी एक्सप्रेस थी। उसने हमें दूसरे दिन कोई 9 बजे सुबह अहमदाबाद पहुंचा दिया। हमने स्टेशन के सामने एक होटल में बैठकर नाश्ता किया। हम वहां गुजराती जबान ही बोल रहे थे। जहां से हम एक खटारा बस में सवार होकर कस्बा रखेलपुर की तरफ चल पड़े। 80 मील का ये फासला बस ने रास्ते में कई जगह आराम करने के बाद 4 घंटों में तय किया। रखेलपुर हरी भरी खेतों, ऊंची नीची सरसब्ज पहाड़ियों और घास के मैदानों और घने दरख्तों में घिरा हुआ एक कस्बा था। उसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा थी कि यहाँ गन्ना और कपास की फसल बहुत होती थी। मैं अपने रहनुमा के साथ उसके उधेड़ उमर चचा फिरोज भाई की हवेली में दाखिल हुआ तो हमारी बहुत आवभगत हुई। फौरन मुर्गियां ज़िबाह की गईं और घर में पराठे पकने लगे। बड़े मजे से खाना खाया। दादा ने अपने चचा फिरोज भाई को मेरे बारे में वही कुछ बताया जो उसने मुझे बताया था। फिरोज भाई अपनी खशखशी दाढ़ी खुजाते हुए बोला, अरे इस लौंडे को सूरत में कोई काम नहीं मिला। दादा बोला, चचा ये गांव में काम करना चाहता है। लड़का बड़ा शरीफ और मेहनती है। 10 जमातें पढ़ा हुआ है। डाक खाने में लगा दो। इसको पहले इस काम का तजुर्बा भी है। ये पहले भी डाक बाबू रह चुका है। फिरोज भाई ने कहा, अच्छा किशन दास से बात करूंगा। किशन दास कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर था। निहायत शरीफ आदमी था। फिरोज चचा से उसकी बड़ी दोस्ती थी। दूसरे रोज फिरोज चचा मुझे उसके पास लेकर गया। किशन दास पोस्ट मास्टर ने चाय मंगवाई। फिरोज चचा ने मेरी बात की तो उसने मुझे सर से पांव तक देखा और बोला, फिरोज भाई तुम्हारा कहा मैं टाल नहीं सकता।
इस वक्त मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है, यहाँ का स्टाफ ही कितना है, लेकिन तुम आए हो तो मैं इसे पैक कर रख लेता हूँ, मगर ये शहर तो नहीं भाग जाएगा। ये सारी बातें गुजराती जबान में हो रही थी। मैंने फौरन बड़े अदब से कहा, बाबूजी मैं तो बस आपके चरणों में ही रहूंगा। किशनदास पोस्ट मास्टर हंसकर बोला, बाबा रहना तुम फिरोज भाई के चरणों में। फिरोज चचा बोला, क्यों नहीं किशनदास, ये मेरी हवेली में रहेगा, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। मुझे उस छोटे से पोस्ट ऑफिस में पैकर की नौकरी मिल गई। पोस्ट ऑफिस की छत ढलानी थी, सामने एक बरामदा था जिसमें एक बेंच बिछा था। दफ्तर में 2 कमरे थे, एक में स्टोर था और दूसरे बड़े कमरे में पोस्ट मास्टर किशनदास, 2 क्लर्क, एक मुंशी और एक पैकर बैठते थे। लिफाफों, पोस्ट कार्डों और पार्सलों पर खटाखट मोहरें लगाई जा रही थी। छत खस्ताहाल थी, फर्नीचर पुराना हो चुका था। बारिश ने बरामदे के फर्श की कई ईंटें उखाड़ रखी थी। हमारा एजेंट दादा चला गया। मुझे फिरोज चचा ने अपनी पुरानी हवेली के पिछवाड़े सहन में एक कोठरी दे दी। वहां मेरे लिए बिस्तर लगा दिया गया। फिरोज चचा ने कहा, अहमद भाई, नौकरानी तुम्हारे लिए खाना पका दिया करेगी, तुम तनख्वाह में से उसे राशन खरीद कर दे दिया करना। अभी जब तक तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हारा खाना हमारे हाथ से आ जाया करेगा। और मैंने पोस्ट ऑफिस में आना जाना शुरू कर दिया। मेरे चार्ज लेने के तीसरे ही रोज एक डाकिया पुराने किले वाली रेजिमेंट की डाक का थैला लेकर साइकिल पर चल दिया। मालूम हुआ कि वाकई पुराने किले में हफ्ते में 2 बार डाक जाती है। मैं खामोशी से अपना काम करता और छुट्टी के वक्त अपनी कोठरी में आकर पड़ा रहता। हवेली से नौकर रोटियां और साग वगैरह लेकर आ जाता। मैंने अपने हुस्न सलूक और शराफत से दफ्तर के सारे आदमियों को अपना गर्विदा बना लिया। मेरे पास 1000 रुपए मौजूद थे जो मैंने कोठरी में अपने सरहाने के अंदर छुपा कर रख लिए थे। अपनी ईमानदारी का सिक्का बिठाने के लिए मैंने एक रोज 10 रुपए का नोट खुद ही पोस्ट ऑफिस के बरामदे में एक तरफ बेंच के नीचे गिरा दिया। फिर खुद ही उसे उठाकर पोस्ट मास्टर किशनदास के पास ले गया। बोला, बाबूजी ये 10 रुपए का नोट मुझे बेंच के पास पड़ा मिला है, जिसका हो उसको दे दीजिए। पोस्ट मास्टर मेरी दयानतदारी से बेहद मुतासिर हुआ। उसने मुझे शाबाश दी और सारे स्टाफ के सामने मेरी ईमानदारी की तारीफ की। जो डाकिया हफ्ते में 2 बार रेजिमेंट की कंपनी की तरफ डाक लेकर जाता था, उसका नाम लाखन देसाई था। बेचारा कमजोर सा आदमी था, उम्र 40 से ऊपर होगी। कस्बे के ही बोसीदा मकान में बाल बच्चों के साथ रहता था। छोटा सा एक खेत भी था जहाँ थोड़ी बहुत तरकारी और अनाज पैदा हो जाता। मैंने उस डाकिये से दोस्ती कर ली। मैं उसकी बड़ी खिदमत करता। एक रोज उसके घर बच्चों के लिए मिठाई लेकर चला गया। डाकिये की उधेड़ उम्र बीवी बहुत खुश हुई। लाखन देसाई भी मुझसे बड़ी मोहब्बत करने लगा। मैं आधी छुट्टी के वक्त उसके पास बरामदे में बैठ जाता। हम दोनों बीड़ियां सुलगाकर चाय बनाकर पीते और बातें करते। एक रोज बातों ही बातों में मैंने उससे कहा, लाखन बाबू, ये कमबख्त फौज वालों को क्या पड़ी थी कि इस जंगल में अपना हेडक्वार्टर बना लिया। तुम्हें हफ्ते में 2 बार साइकिल चलाते वहां जाना पड़ता है। लाखन देसाई ने बीड़ी का कष्ट लगाकर कहा, अहमद भाई, इन फौज वालों की कुछ ना पूछो, ये तो जहां चाहे मोर्चा लगा लें। मैंने कहा, बाबू वैसे वहां तोपे लगी हैं क्या? वो बोला, अरे तोपे कहाँ लगी हैं, बस एक दफ्तर सा बना हुआ है जहां बाहर सिपाही पहरा देता है। एक कप्तान साहब दफ्तर में सारा दिन बैठे सिगरेट पीते रहते हैं। डाक लेकर जाता हूँ तो कभी कभी मुझे भी सिगरेट पिला देते हैं। मैंने कहा, मगर लाखन बाबू वहाँ तो फिरोज चचा कह रहे थे कि कोई पुराना किला है जहाँ भूत रहते हैं। लाखन देसाई हंस पड़ा। उसके जर्द दांत नजर आने लगे। अरे अहमद भाई, किले में भूत होते तो फौजी कैसे वहाँ रहते? भूतों से तो फौजी भी पनाह मांगते हैं, भूतों पर गोली थोड़ी असर करती है। मैंने कहा, लाखन बाबू किसी रोज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं भी भूतों का किला देखूंगा। लाखन देसाई बोला, किसी रोज चलूंगा, मगर तुम्हें अपनी साइकिल लेकर चलना होगा। मैं तुम्हें बिठाकर साइकिल नहीं चला सकता, मगर ड्यूटी के वक्त तुम कैसे जाओगे? मैंने झट से कहा, अच्छा ऐसा करते हैं कि किसी रोज इतवार को पुराना किला देखने चलेंगे, वहां हमें कोई पकड़ तो नहीं लेगा। लाखन डाकिये ने गर्दन उठाकर कहा, अरे कप्तान साहब तो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, खुद सिगरेट पेश करते हैं, तुम चल कर देखना। मैंने राजदारी से कहा, लाखन बाबू दफ्तर में किसी को खबर ना हो, किशनदास जी को पता चल गया तो खामखा नाराज होंगे कि अहमद भाई तुम क्यों गए थे, मैं तो सिर्फ भूत परीत का किला देखने जा रहा हूँ। लाखन बोला, अरे तुम फिक्र न करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इस इतवार को तुम सुबह मेरे घर आ जाना, चले चलेंगे। इतवार को छुट्टी का दिन था। मैंने कस्बे के हलवाई की दुकान से सेर भर मिठाई टोकरी में रखवाई और डाकिये लाखन देसाई के घर पहुंच गया। क्योंकि मेरा मिशन लेट हो रहा था और मुझे मालूम था कि मुझे डाकिये की नौकरी शायद अभी 6-7 साल तक न मिल सके। लाखन देसाई और उसके बच्चे मिठाई देखकर बड़े खुश हुए। मैंने बच्चों को 1-1 रुपया भी दिया। उस डाकिये ने देर से ब्याह किया था, बच्चे अभी छोटे ही थे। थोड़ी देर बाद हम जंगली पगडंडी पर साइकिल चलाते फौजी किले की तरफ जा रहे थे। साइकिल मैं खुद चला रहा था, लाखन को मैंने पीछे बिठा रखा था। जंगल हरा भरा था, जहाँ सरसब्ज खेत भी थे, जहाँ इमली और साल के दरख्त साया किए हुए थे। ताड़ के दरख्त भी बहुत थे।
लाखन डिसाई कह रहा था कि जहाँ कभी जंगल से शेर चीते आ जाया करते थे, कभी कभी डाकुओं का गुजर भी होता था, लेकिन जब से पुराने किले में फौजियों ने आकर डेरा जमाया है, ये दोनों मुसीबतें खत्म हो गई हैं। कोई कहता है जहाज से तेल निकलने वाला है, इसलिए फौज ने छावनी डाली है। कोई कहता है किले में खतरनाक कैदी रखे जाते हैं जिन पर फौजी पहरा लगा है। कभी कभी जहाँ शहर से बड़े फौजी अफसर भी आते हैं। मैं सब कुछ सुन रहा था और जहन में उलझे हुए तारों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था।